हाय। 17th ऑफ जुलाई 2020 को क्विज के एक आंसर था बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इसका जो बेटर आंसर होगा वो कैपिलैरिटी होगा। इसमें सरफेस टेंशन का भी प्रिंसिपल आता है। हम इसको एक बार सेपरेटली देखेंगे सम इन्फोग्राफिक्स। द राइट आंसर इज दिस कैपिलैरिटी। देन कल 20th ऑफ जुलाई वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसका जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट विच वन इज द ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री जो बोथ अटलांटिक और पैसिफिक कोस्टलाइन को मर्ज ज्वाइन करती है। सो द राइट आंसर इज दिस कोलंबिया। सेकंड में ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो ये जो कंट्री है यहाँ नॉट लिखा है, सो सूडान यहाँ पे डिनोट नहीं करता है इस रीजन को जो कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। Largest landlocked country in the world is this Kazakhstan. And then पेरू एंड बोलिविया, ये लेक टिटिकाका है, ये लार्जेस्ट लेक है, ये लोकेटेड है बिटवीन पेरू एंड बोलिविया। देन ये रिवर है कॉन्गो, ये अफ्रीका में है। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। देन लार्जेस्ट जो लगून है दैट इज दिस न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ। टुडे इज़ 21st ऑफ जुलाई 2020। आज हम ये सारे एसेंशियल आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। आज हम थॉट ऑफ द डे देखेंगे, थिंग्स आउटसाइड माई कंट्रोल, योर कंट्रोल, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। आज हम फ्रेजल वर्ड्स की बात करेंगे एसोसिएटेड विद दिस ब्रिंग। देन न्यूज़ ऑफ द डे में वी विल टॉक अबाउट यूके वैक्सीन प्रॉम्प्ट्स प्रोटेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स इन अर्ली टेस्ट। देन मेजर ब्रेक थ्रू फ्लड फॉर सस्टेनेंस। नाउ दिस इज अनदर एस्पेक्ट। यहाँ पे फ्लड है और ये हाई टेंशन पावर लाइन भी जा रही है, तो फ्लड्स एंड फॉर सस्टेनेंस। देन नो पोस्टल बैलेट फॉर दोज अबव 65 ड्यू टू लॉजिस्टिक्स। इलेक्शन कमीशन ने ये यहाँ पे नया नोटिफिकेशन दिया है। अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज प्रूडेंट। हम बात कर रहे थे दिल्ली में सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। ये नया जो पार्लियामेंट है इसको बनाना ज़रूरी है। वाई? और यहाँ पे ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। विल हैव अ लुक। देन कोविड-19 अपडेट्स है। दिस इज EICU प्रोग्राम, EICU प्रोग्राम। नाउ आज हम बात करेंगे हमारे रफाल फाइटर जेट्स का। 5 रफाल फाइटर जेट्स अभी इंडिया को आ रहे हैं जुलाई 29 में। विल हैव अ टॉक ऑन दिस। देन इंडिया विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम। इंडिया हमेशा से नॉन अलाइंड मूवमेंट का फॉलोवर रहा है। और अभी भी जो जियो पॉलिटिक्स है, तो जियो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन इंडिया की जो पॉलिसी रहेगी वो नॉन अलाइनमेंट की है, नॉट अ पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम। ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया है। देन न्यूज़ ऑफ द डे, ईरान रेलवे चीफ। कल हमने देखा था क्वाइट डिप्लोमेसी, ये क्यों इतना ज़रूरी होती है। ईरान रेलवे के चीफ ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि चाबहार रेल लाइन है उसमें इंडिया इज़ वेरी मच देयर, determined to continue with cooperation. We'll have a talk on this. Then Ministry of Defense signs deal with T-90 mine plow with this BEML. ये 15-12 माइन प्लो होंगे, T-90 में होंगे। ये माइंस जो होती है, लैंड माइंस होती है, उनको डिटेक्ट करके टैंक को सेफगार्ड करते हैं। देन वॉरशिप मीट US स्ट्राइक ग्रुप। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये एक पैसेज एक्सरसाइज है। US की ये जो वॉरशिप्स हैं ये अभी यहाँ से क्रॉस हो रही थी और इंडियन जो शिप्स हैं उन्होंने इसके साथ एक एक्सरसाइज किया है यहाँ पे। देन न्यू ई कॉमर्स रूल। ई कॉमर्स जो है दैट इज़ ऑन राइज और इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स हैं, लैप्सेस हैं। सो दैट इज़ वाई एक नया ई कॉमर्स रूल्स गवर्नमेंट लेके आ रही है और ये होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। विल हैव अ टॉक। देन मॉनसून सेशन, यूके हांगकांग रिलेशन, होप टू मास, यूएई का स्पेस, होप टू मास टेक्स ऑफ फ्रॉम जापान। T20 वर्ल्ड कप कैंसिल है, ILNFS रोड मैप टू रिवाइवल पे है। नाउ दिस इज एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है दैट इज रियली गुड। नो राइट आंसर। ये बात है रीओपन करना है कब, स्कूल्स को, और ये लॉजिकली और फैक्ट बेस्ड और जो अभी तक के डेवलपमेंट है कोविड-19 रिलेटेड उसके बैकड्रॉप में ये करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए। वी नीड टू एड्रेस सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। वेरी वेरी गुड आर्टिकल। देन दिस इज रूल ऑफ मॉब, अगेन एक्सीलेंट आर्टिकल। रूल ऑफ लॉ होना बहुत ज़रूरी है। देन ये भी बहुत अच्छा लीड एडिटोरियल है। दैट इज़ अबाउट दिस अ चांस टू रीबिल्ड रोबस्ट हेल्थ केयर। ये पूरा जो कोविड-19 का बैकड्रॉप है इसमें इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है इन मैनेजिंग कोविड-19। यहाँ कुछ की स्टेप्स दिए हैं, दे आर वेरी गुड टेम्पलेट, आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे डेटा,
देन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इनोवेशन लेना है, एपिडेमिक, चांस फॉर बायोटेक टेस्टेड पॉजिटिव, वेरी वेरी गुड आर्टिकल। देन बिग रिफॉर्म्स ऑन द रॉन्ग ट्रैक, इसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज की बात है और ये कम्युनिटी कैंटीन्स हैं। आज इन्फोग्राफिक्स में हम बात करेंगे कि ये टैक्सेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन क्विज में वी विल टॉक अबाउट दिस पॉलिटी, इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अराउंड 40 मिनट्स। लेट अस बिगिन। थॉट ऑफ द डे है, थॉट ऑफ द डे इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। एक होता है आईक्यू, दूसरा होता है ईक्यू। आईक्यू इज गुड, इमोशनल कोशेंट होना भी ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एबिलिटी होती है टू परसीव, यूज़, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग। हमें हमारे इमोशंस और जिससे हम डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके भी इमोशंस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज इमोशंस एज वेल। सो एबिलिटी टू परसीव, आप समझ सकते हो, यूज़ कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो इमोशंस को टू फैसिलिटेट थिंकिंग। इमोशंस आपको ओवर पावर नहीं कर रहे हैं, रैशनैलिटी से आप डिसीजन ले रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड दिस इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ अक्सर ऐसी चीज़ें देखते हैं अपन, थिंग्स आई कैन कंट्रोल। बहुत सारी चीज़ें, ये आपका स्फेयर है, दिस इज़ योर स्फेयर, दिस इज़ योर वर्क स्फेयर, आप इंडिविजुअल यहाँ काम कर रहे हैं। देन मैनी थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, थिंग्स आर आउटसाइड योर कंट्रोल। तो जैसे कि व्हाट अदर पीपल्स एक्शन, देन अदर पीपल क्या बोल रहे हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अदर पीपल्स प्ले इज़ नॉट योर कंट्रोल, मिस्टेक्स, फीलिंग्स, आइडियाज़, बिहेवियर, these things are not in your control at all. But what is in your control? This green sphere is in your control. Things you can control, like your words, your actions, your ideas, your play, your effort, your mistakes, your behavior. So you need to concentrate on this, things you can control. That leads to a better this life, work and life and personal life. So things you can control, you should concentrate on these things, and things outside your control, let it be. Then this is vocabulary and grammar. vocabulary and grammar में पहला वर्ड है डाइसी। डाइसी का मतलब होता है ये अनप्रेडिक्टेबल है और रिस्की है। वॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितना अच्छे से बात करते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। जैसे मिस्टर शशि थरूर हैं, ही इज़ वॉल्युबिलिटी, काफ़ी अच्छी बात करते हैं, डिस्कशन एंड ऑल। ही धारा प्रवाह वो बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ टॉकिंग फ्लुएंटली। एलए का मतलब होता है लेसन करना, इंटेंसिटी और काम को। अगर पेन है उसको एलए हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस इंटेंसिटी कम हो रही है। एनोमली का मतलब है कि जो नॉर्मल है वो उस बात का नहीं है, दैट इज कॉल्ड दिस एनोमली, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। देन ऑगस्ट, ऑगस्ट मंथ भी होता है और हम ऑगस्ट को ऐसे भी यूज़ करते हैं कि वो प्रोफाउंडली ऑनर्ड है, ऑगस्ट प्रेजेंस, प्रोफाउंडली ऑनर्ड। स्प्लर्ज, स्प्लर्ज का मतलब है स्पेंड कर रहे हो मनी एक्स्ट्रा वेगेंटली, मतलब आप अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। तो स्पेंड मनी एक्स्ट्रा वेगेंटली, मित व्ययता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड दिस स्प्लर्ज। देन दिस इज एंटाइस, एंटाइस का मतलब है अट्रैक्ट करना, ल्योर करना। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब आप में कितना एक्यूरेट इंसाइट है, जजमेंट करने का क्या कैपेसिटी है, दिस इज योर एक्यूमेन, मेंटल एक्यूमेन, सो दिस इज एक्यूमेन। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं फ्रेजल वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स रूट हैं ब्रिंग से। जैसे कहीं लिखा है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है कि वो चीज़ आपने मेंशन की है, टॉक्स में लेके आए हो। सो डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स इफ यू वांट टू हैव अ क्वाइट कॉन्वर्जेशन विद दैट गाय। सो ब्रिंग अप मीन्स यू आर मेंशनिंग समथिंग। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है वो चीज़ अकॉम्प्लिश हुई है, अचीव हुई है। लाइक आई होप टू ब्रिंग अबाउट अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, तो ये अकॉम्प्लिशमेंट को बताता है। ब्रिंग कॉमन है, दिस इज फ्रेजल वर्ड, दीज आर फ्रेजल वर्ड्स। ब्रिंग अप, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है ब्रिंग समवन और समथिंग टू सर्टेन प्लेस, किसी को एक जगह पे लेके आना। ब्रिंग अराउंड मीन्स टू परसुएट, कन्विंस करना कोई चीज़ करने के लिए, दैट इज ब्रिंग अराउंड। ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू फेच समथिंग, लाइक ब्रॉड बैक द ग्रॉसरीज, ब्रॉड बैक फ्रॉम दिस into life, so that is bring back.
ब्रिंग डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट बजट रिफॉर्म्स आर इंटेंडेड टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। डाउन हो रहा है तो दैट इज ब्रिंग डाउन। ये है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब है टू क्रिएट, जनरेट, ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ही हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग फोर्थ न्यू आइडियाज व्हेन दे आर नीडेड। तो कुछ नया लेके आ रहा है, जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है शाय पर्सन, मोर कॉन्फिडेंट, लाइक हिज न्यू जॉब वॉज नोटिसेबली ब्रॉट हिम आउट। आप डेली आंसर राइट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से शूट हो जाएगा, तो ये ब्रिंग आउट है। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, सी, आप आंसर लिख रहे हो, एक चीज़ होती है आंसर लिखना और दूसरी चीज़ होती है करेक्टली उस लैंग्वेज में, उस फॉर्मेट में और उस राइट टोन इसमें आंसर को लिखना, फ्लो में आंसर लिखना। तो उनमें ये वोकेबुलरी वर्ड्स, फ्रेजल वर्ड्स, ये आंसर को काफ़ी क्रिस्प बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू से समथिंग बट इफ़ यू हैव गुड वोकेबुलरी, गुड राइटिंग स्किल्स, आप वो सारी चीज़ें कम वर्ड्स में लिख पाओगे, एंड दैट इज़ द सीक्रेट। कम शब्दों में ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा एक्यूरेटली, ज़्यादा क्रिस्पी वे में आंसर लिखने हैं। सो ये कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ड्स यूजफुल हो सकते हैं। नाउ दिस इज अबाउट न्यूज़ ऑफ द डे। यूनाइटेड किंगडम वैक्सीन प्रॉम्प्ट्स प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन अर्ली टेस्ट। ये जो साइंटिस्ट हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीनेशन अभी अर्ली ट्रायल पे है, बट जो इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं वो ये बता रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन है उसने पेशेंट में इम्यूनिटी रेस्पॉन्स को बेटर किया है। जिनको ये वैक्सीनेशन दिया था उनका इम्यूनिटी बेटर हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हो रहा है। ये कोविड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक्सपेरिमेंटल वैक्सीनेशन का अभी नाम दिया है ये पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स दिया है। अप्रैल से इतने पार्टिसिपेंट्स पे ये हम ट्रायल कर रहे हैं। इसने मॉडिफाइड वायरस को टेस्ट केस के लिए लिया था। लैंसेट की रिपोर्ट है, वहाँ पे भी इसे बताया गया है दिस इज़ डूइंग रियली गुड। 70% जो पीपल थे उनको ट्रायल के टाइम पे ऐसे कुछ सिम्टम्स आए, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। इनिशियल जो रिजल्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है दैट इज़ डूइंग इफेक्टिवली अपना जॉब कर रही है, स्टेप इन राइट डायरेक्शन। तो पॉसिबली हमें जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मीनवाइल जो हमारा एम्स है और ये हमारी लोकल वैक्सीनेशन है, कोवैक्सिन इंडिजिनसली जो डेवलप की है हमने, ये फेज़ 1 ट्रायल पे आ चुकी है, ह्यूमन ट्रायल्स में उसकी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे एम्स में। तो अगेन वैक्सीनेशंस इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम लगता है, हमने वैक्सीनेशन काफ़ी डिटेल में इन प्रीवियस लेक्चर्स देखा है। सो लेट अस हैव अ टैब ऑन दिस। देन दिस इज फ्लड्स एंड फॉर सस्टेनेंस। सी, यहाँ पे फ्लड है, ये हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बट बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड ही इन पर्सन को यहाँ पे फिशिंग करना पड़ रहा है। दिस टेल्स desperate measures villagers fishing in flood water near a high tension electric line on the outskirts of Guwahati. So this is also one phase. No postal ballot for those above 65 due to logistics. See, इलेक्शन कमीशन ने पहले रिकमेंड किया था कि जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी होती है 80 प्लस वाली, वो अब 65 प्लस को भी दिया जाएगा, बिकॉज वो वल्नरेबल है कोविड-19 के लिए। लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया चेंजेस टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 1961 ऑन जून 19। ये रूल्स का नाम है, 1961 में आए थे, इसमें लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए चेंजेस। एक्सटेंड किया फैसिलिटी 65 प्लस को, जो अभी तक केवल 80 प्लस को मिलती थी। बट प्रॉब्लम ये आया कि लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं, स्टाफ कम है, सेफ्टी प्रोटोकॉल रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स हैं। तो दैट इज़ वाई जुलाई 16 को फिर फाइनली, ये जून को ये नोटिफिकेशन आया था, जुलाई को इन्होंने कहा कि हम पोस्टल बैलेट नहीं कर पाएंगे। बिहार का इलेक्शन है अभी, 70 लाख इलेक्टर्स अबव 65 ईयर्स हैं, तो ये लॉजिस्टिक चैलेंज हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई नो पोस्टल बैलेट फॉर नाउ। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, बट फॉर नाउ इट इज़ नॉट देयर। अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ प्रूडेंट। ये जो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प है ये हमने काफ़ी डिस्कस किया है डिटेल में। इसी में एक पार्ट है कि नया पार्लियामेंट बने। क्यों नया पार्लियामेंट बने? बिकॉज जो अभी प्रेजेंट बिल्डिंग है ये 1921-27 काफ़ी पुराना हो गया है, ये डिस्ट्रेस्ड बाय ओवर यूटिलाइजेशन है। नाउ अब लॉजिकल हमें इसमें आंसर्स देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो सी, दिस इज़ द वे। नंबर ऑफ लोकसभा सीट है ये तो रिमेन अनऑल्टर्ड है 545 में, जो डीलिमिटेशन हुआ था सेंसस का 1972। पॉपुलेशन, बिकॉज नॉर्थ और साउदर्न स्टेट्स हैं, इन्होंने इवनली मैच नहीं किया पॉपुलेशन कंट्रोल, तो हमने डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया 72 के डेटा के अकॉर्डिंग।
अब ये इंक्रीज़ होगा 2026 में, तो अभी 2020 आ गया है, हमारे पास करीब 5-6 साल है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ये नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेगी, और अगर ये नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी तो प्रेजेंट बिल्डिंग उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगी। ये ऑलरेडी ओवर यूटिलाइज्ड है। लोकसभा में करीब 876 सीट्स हो सकती हैं, राज्यसभा में 400 हो सकती है, और अगर बाय द वे हमें जॉइंट सिटिंग करनी पड़ गई तो हमें 1224 नंबर ऑफ़ सीट्स हो जाएंगी, और जो सेंट्रल हॉल है वो इसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ वाई हमें अभी से प्लानिंग करनी है 2026 की, और ये नई बिल्डिंग हमें जल्दी बनानी होगी। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ जो टर्म लिखा है जॉइंट सिटिंग का, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें आप बताइए जॉइंट सिटिंग कब होती है, जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, जॉइंट सिटिंग में प्रोसीजर्स रूल्स कौन से फॉलो होते हैं, जॉइंट सिटिंग में रिजल्ट्स होता है, वोटिंग किस पैटर्न में होती है, स्पेशल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी, व्हाट। ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग कई बार हुई है इन फ्यूचर टू पास सर्टेन लॉज। एक दो एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं कि किन लॉज को पास करने में जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी। सो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट इन जॉइंट ऑन जॉइंट सिटिंग। ये कोविड-19 रिलेटेड अपडेट्स हैं। महाराष्ट्र में केसेस सर्ज हैं, लोकल लॉकडाउन की बात है। फैटेलिटी रेट अभी फॉल हुई है 2.46%, मतलब 100 में से 2.46 का टोल है। रिकवरी रेट 62.6 है, मतलब 100 इन्फेक्ट हो रहे हैं तो 62 रिकवर हो रहे हैं। बट अगेन फ्रंट लाइन जो स्टाफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा टोल है, उनको भी थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। मीनवाइल एम्स ने EICU प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये टेक्निकल एडवाइस देगा। डोमेन एक्सपर्ट्स, एम्स रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, तो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को एंड लोकल लेवल पे ये टेक्निकल एडवाइस देगा क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ ICU पेशेंट्स के लिए। So that is EICU program. Now this is a really good news. Indian Air Force to induct 5 Rafale on July 29. ये मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लेस होंगे। वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन मिसाइल को माना जाता है गेम चेंजर फॉर एयर कॉम्बैट। इसमें स्कैल्प लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ अटैक एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी होगी। MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल्स होंगी। इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में ये फोर्स मल्टीप्लायर होने वाला है। नाउ हमें रफाल की ज़रूरत क्यों है? ये एक ट्विन इंजन है। सी हमने एक अभी सीरीज अ कपल ऑफ डेज बैक देखा था, इंडियन एयरफोर्स के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इन्फोग्राफिक्स में हमने उन्हें देखा, आपने काफ़ी अच्छे आंसर्स भी लिखे। नाउ उसमें रफाल नहीं था, ये एक नया एडिशन है। रफाल फाइटर जेट्स इंडिया को क्यों चाहिए? ये ट्विन इंजन है, मतलब दो इंजन है, इससे पीछे दो इंजन लगे हैं, और मल्टी रोल है, मतलब ये बहुत सारे डिफरेंट रोल्स निभा सकता है। कॉम्बैट लड़ाई वाला एयरक्राफ्ट है। एरियल रिकॉनसेंस, मतलब ऊपर ही हवा में ऐसे करके रिकॉनसेंस करेगा, दिस जांच रिकॉनसेंस। इन डेप्थ स्ट्राइक कर सकता है ये एनिमी टेरिटरी में जाके। इंटरसेप्शन कर सकता है, फॉरेन एयरक्राफ्ट आया ये उसको जाके इंटरसेप्ट कर लेगा। ये न्यूक्लियर डेटरेंस भी है। ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। इसकी लेंथ है, हाइट है, स्पीड है। ये स्पीड कितनी है? मैक है। मैक क्या होता है बताइए? मैक नंबर में हम स्पीड बताते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैक? देन इसका मैक्स वेट इतना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, और रेंज इतना है। अब ये जो है फ्लाइट प्लान टू इंडिया, जैसे सितंबर 2016 में हमने 36 रफेल का ऑर्डर किया था। देन 2019 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने विजिट किया फ्रांस। फर्स्ट बैच अभी जो है वो आना था, थोड़ा डिले हुआ कोविड-19, बट अब फाइनली ये 5 जेट्स आ रहे हैं। इसकी स्क्वाड्रन बनेगी एक तो अंबाला में, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस है हमारा, और दूसरा स्क्वाड्रन बनेगा यहाँ पे हसीमारा बेस इन वेस्ट बंगाल में। रफेल जो होगा ये इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन में होगा। इसराइल का हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग, लो बैंड जैमर, 10 आवर फ्लाइट डेटा, इंफ्रारेड एंड ट्रैकिंग सिस्टम। सो दीज आर सर्टेन वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। नाउ इट्स फॉर यू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन रफाल फाइटर जेट, बिकॉज आने वाले टाइम पे ये हमारा पूरा न्यूज़ डिस्कशन इस पे बेस्ड होने वाला है। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। आप जैसे खुद से ये कोशिश करते हैं ना एक बार आंसर लिखने की, तो इससे जो रिटेंशन है ना वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगा, और काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें आपके साथ स्टिक रहेंगी, और एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प होता है। सो डू दिस एक्सरसाइज, इट हेल्प्स अ लॉट। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन रफाल फाइटर जेट। हम किसी भी चीज़ को लिख लेते हैं ना, खुद से एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से याद रहती है। सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन रफाल फाइटर जेट। सिक्स्थ है, इंडिया विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम। ग्लोबल शिफ्ट है,
ओपनिंग स्पेस हो रहा है मिडिल पावर्स लाइक इंडिया के लिए। एक टाइम था वर्ड यूनिपोलर हो गया था, बट अब ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है, तो जो नए प्लेयर्स हैं ना वो अब सेंटर स्टेज पे आ रहे हैं। इंडिया हमेशा से नॉन अलाइनमेंट का फॉलो किया है हमने, पर्टिकुलर एरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में भी, पुराने टाइम पे भी। वन एस्पेक्ट वाज इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, हम सोवेरन हैं, विच रिमेन्स अ फैक्टर ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर अस। नाउ यूएस अपने आप को रिपोजिशन कर रहा है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं वो अब आ रहे हैं सेंटर स्टेज पे। तो बिकॉज यूएस जो वर्ड पुलिस होता था वो अगर विड्रॉ करेगा तो बहुत सारे कंट्रीज अब ऑटोनॉमस रोल करेंगे, तो इंडिया उनके साथ इंडिपेंडेंटली अपना रिलेशंस डेवलप कर सकता है। इंडिया एंड चाइना 1988 में इकोनॉमी इक्वल थी, बट आज की डेट में चाइना इंडिया से 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा इकोनॉमी बन गया है। वी नीड टू थिंक ऑफ दिस। जियोपॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है एज द वर्ल्ड रीबैलेंसेस, हाउ शुड इंडिया कैपिटलाइज। सी राजा मोहन साहब का एक है बॉडी है वहाँ पे, अभी जयशंकर साहब ने ये अभी स्पीच दिया था और इस क्वेश्चन को उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया है। कुछ बहुत अच्छे वहाँ पे पॉइंट्स हैं, हैव अ लुक एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, एज द वर्ल्ड रीबैलेंस हो रहा है, हाउ शुड इंडिया कैपिटलाइज। ट्राई टू आंसर एंड ट्राई टू राइट वेरी वेरी गुड आंसर। इसमें बहुत अच्छे हमें पॉइंट्स लिखने हैं, बिकॉज जो आईआर का जो टॉपिक्स होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है, सो बी वेरी केयरफुल। देन दिस इज अबाउट इंडिया मस्ट नाउ टेक मोर रिस्क। अब ये आगे फर्दर इन्होंने कहा जयशंकर साहब ने कि वर्ल्ड एक्सपेक्टेड इट टू टेक अ मोर प्रोएक्टिव स्टैंड ऑन द बिग इशू। इंडिया को प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग जैसे कनेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड दिस टेररिज्म। तो ये सारी चीज़ों में इंडिया को अभी प्रोएक्टिवली वर्क करना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करें चाइना के साथ, तो जैसे ये 5 टाइम्स हो गया, तो यस हमारी ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। हमने इंटेंसिवली इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग को पुश नहीं किया, हमने बहुत धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन किया 1991 में, एंड देन हम काफ़ी चीज़ों को करेक्टली गेज नहीं कर पाए, एक्यूरेटली वर्क नहीं कर पाए। बट अगेन अभी भी हम यहाँ पे आज के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, वी शुड अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। जियो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। मीनवाइल ये आर्टिकल हमने अभी बहुत डिटेल में देखा था, क्वाइट डिप्लोमेसी, ये इतना क्यों ज़रूरी है कि बिना शोर किए हम क्वाइटली काम करें। ईरान रेलवे चीफ ने अब बोला है कि चाबहार रेल लाइन पे इंडिया वेरी मच इज़ देयर। ये ट्विस्ट है, डिटरमाइंड है टू कंटिन्यू विद कोऑपरेशन। सी इनका टोन और वर्ड्स चेंज हो गए ईरान के, अब स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की बात है। सो दैट इज़ वाई क्वाइट डिप्लोमेसी इतना इंपॉर्टेंट होती है। ये जो 628 किलोमीटर लाइन है चाबहार पोर्ट का जाहेदान से द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान के बीच में, इसमें इंडिया वेरी मच इज इन रोल में है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अगेन ये ऑनगोइंग टॉपिक है, विल एवर रिविजिट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस डील विद T90 माइन प्लो विद BEML। यहाँ क्या है, यहाँ ये माइन बनाएंगे, माइन फील्ड जो होती है उससे इन टैंक को डिटेक्ट करने में ये हेल्प होता है। इंडियन आर्मर्ड कोर विच विल फैसिलिटेट इंडिविजुअल मोबिलिटी टू द टैंक, जब वो नेगोशिएट कर रहे हो किसी माइन फील्ड को, तो ये काफ़ी फोर्स मल्टीप्लायर है और बहुत हेल्पफुल होता है इस टैंक रिलेटेड वॉरफेयर में। ये एनहेंस करता है हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी, हम डीप फॉर्मेशन में जा सकते हैं विदाउट बिकमिंग अ माइन कैजुअलिटी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी कुछ 1512 माइन है, T90 टैंक्स के लिए है। ये बाय एंड मेक कैटेगराइजेशन में है। हमने सिपरी का रिपोर्ट देखा था, इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टर है आर्म वेपन्स एंड ऑल का, तो दैट इज़ वाई हम इंडिजीनस होने पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम, हम सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ रिलायंस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये है वॉरशिप्स मीट यूएस स्ट्राइक ग्रुप। ये जो वॉरशिप है ये यूएस के पास काफ़ी बड़ी नेवल वॉरशिप्स हैं। ऐसी ही एक बहुत बड़ी नेवल वॉरशिप है दिस निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, ये अभी पास हुआ मलक्का से। तो बिकॉज ये वहाँ से पास हो रहा था, तो इस पूरे ड्यूरेशन में इंडियन जो वॉरशिप्स हैं उन्होंने इस
शिप के साथ नेवल एक्सरसाइजेज किए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। इससे क्या होता है, बेस्ट लर्निंग प्रैक्टिसेस होती है और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ जाती है नेवल फोर्सेस की। तो ये बिकॉज पैसेज था, तो ये पैसेज एक्सरसाइज इन्हें कहा जाता है। ये इम्प्रूव होती है हाई सीज में इंटर ऑपरेबिलिटी। और वैसे भी इंडिया और यूएसए काफ़ी ज़्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ऑल में हमारे टाइज अभी ऑन राइज है। तो ये जो निमिट्स था, इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, ये रिटर्न कर रहा था फ्रॉम साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट से ये अभी पास हो रहा था। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है बताइए? मलक्का स्ट्रेट। नाउ न्यू ई कॉमर्स रूल्स हैं। ये नए रूल्स अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। इसमें बात है टाइम बाउंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैंडेटरी। ये जो ई कॉमर्स क्या होता है, लाइक वेबसाइट के थ्रू यू आर सेलिंग सम आइटम्स, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दीज आर ऑल ई कॉमर्स थिंग। अब ई कॉमर्स में अगर हमारे पास परफेक्टली लेड गाइडलाइंस नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, तो उससे क्या होता है, कई बार जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं वो एट डिसएडवांटेज हो जाते हैं और इसमें क्लैशेस होते हैं। ये ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, कई बार ये मेल प्रैक्टिस करती हैं, दे ऑल जस्ट वांट टू कैप्चर द मार्केट। ये प्रॉफिट और जो मैनिपुलेशन होता है सेल प्राइस का, उसको ये डिक्टेट करती है। इनकी पॉकेट्स बहुत ज़्यादा डीप में है, तो ये तो सालों तक लॉस में रह सकती है। बट अगर कोई साधारण रिटेलर है, ऑफलाइन रिटेलर है, वो 1 या 2 साल तक लॉस मेकिंग में नहीं रह पाएगा। तो 2 साल में वो क्या होगा, कंपटीशन से ही आउट हो जाएगा। तो ये कंपटीशन की ऐसी कुछ मेल प्रैक्टिस ऑब्जर्व की गई थी। प्लस इसमें कई बार जो डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट और जो डिलीवर होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो दैट इज़ वाई ग्रीवेंस रेड्रेसल बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रोबस्ट कंज्यूमर रेड्रेसल मैकेनिज्म ज़रूरी है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इसके अंदर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 आए हैं। इसको हमें एज इट इज़ लिखना है। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसमें एक बार क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी देखेंगे इन फ्यूचर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। ये जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ होती है, ये प्रोवाइड करना पड़ेगा इन्हें सारा डिटेल दो कि रिटर्न कब होगा। कई बार ये मेंशन नहीं करते हैं कि ये प्रोडक्ट रिटर्नेबल है या नहीं है, या रिप्लेसमेंट वाला है। रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, पेमेंट, ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म, पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, चार्जबैक ऑप्शंस भी उन्हें क्लियरली बताना ज़रूरी है। हमेशा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होनी चाहिए। आप अपने व्यूवर्स, अपने जो यूज़र्स हैं, उनको क्लियरली बता दो कि दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। नाउ अब ये यूज़र के डिसीजन पे डिपेंड करेगा, उनकी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा कि व्हाट दे वांट। सो इन्फॉर्म्ड चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्फॉर्म्ड चॉइस। देन दिस इज मेंशन कंट्री ऑफ ओरिजिन देना है। इन्फॉर्म चॉइसेस होना बहुत ज़रूरी है। नो प्राइस मैनिपुलेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये न्यू नॉर्म्स हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, न्यू नॉर्म्स फॉर मॉनसून सेशन। 3 सेशन होते हैं, तीनों के नाम बताइए। जो हमारी अभी यहाँ पे विधानसभा लोकसभा होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है, पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं। तो अभी मॉनसून सेशन होने वाला है, कोविड-19 के बैकड्रॉप में नए नॉर्म्स होंगे। टेल मी द नेम्स। 3 सेशन कौन से होते हैं, ऑर्डर में बताना है। मॉनसून सेशन ये है। देन यूके, हांगकांग, ये भी अभी वर्ड में हमने डिटेल किया था, ऑनगोइंग न्यूज़ है। उसके आगे एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है वो सस्पेंड कर दिया है। एक्स्ट्राडिशन मतलब यहाँ का जो क्रिमिनल है उसको यूके में डिपोर्ट किया जा सकता था। सो दैट इज कॉल्ड दिस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, या फिर यूके से हांगकांग में डिपोर्ट किया जा सकता था। यूएई का ये अरब होप, अभी इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च टू मार्स टेक्स ऑफ फ्रॉम, ये जापान से हुआ है। तो होप दैट इज अगेन अ बिग, यहाँ पे जो अरब वर्ड है ये भी अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग एफर्ट्स डाल रहे हैं। आईएलएफएस का केस देखा था हमने, इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, पेमेंट रीपेमेंट नहीं कर पा रहा था टाइम पे। अभी बात चल रही है रोड मैप टू रिवाइवल की। मीनवाइल T20 वर्ल्ड कप है, ये कैंसिल हो गया है। दीज ऑल न्यूज़ वी हैव कवर्ड। इसमें अब ये आगे के नए डेवलपमेंट्स हैं। ये एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन्ड है। नो राइट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई चीज़ों का ना कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है, कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है। ये जो डिसीजन होता है रीओपन करना स्कूल्स को, ये गाइडेड होना चाहिए प्राइमरली बाय दिस एपिडेमोलॉजिकल इविडेंसेस। एक्सपर्ट्स एपिडेमोलॉजिकल इविडेंसेस हैं, उसके हिसाब से ये डिसाइड करना है कि स्कूल्स कब ओपन करना है। अगर हम देखें कोविड-19 का जो कोर्स हुआ है अभी तक, तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है यहाँ पे।
अपोजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डायलमा है, सैल्वेजिंग पार्ट ऑफ द स्कूल एकेडमिक ईयर, पूरा साल ही खराब हो जाएगा ऐसे तो, अवॉइडिंग अ फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन, और अगर स्कूल ओपन हो गए तो नए इन्फेक्शंस आ जाएंगे। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है। सीवियर इम्पैक्ट हो रहा है एजुकेशन में। हमने कल पढ़ा था 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो अभी आउट ऑफ स्कूल हो गए। रिमोट और ऑनलाइन लर्निंग्स ठीक है, बट स्क्यूड है हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेटस, और जोग्राफिक अपॉर्चुनिटी भी बैलेंस नहीं है। ये तीन डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड है, किसी के पास अच्छा इंटरनेट है, किसी के पास नहीं है। रूरल अर्बन डिवाइड है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है। रिच पुअर डिवाइड भी है, गैजेट्स है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बेसिक फ़ोन्स नहीं है, बेसिक लैपटॉप्स नहीं है, मोबाइल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में वो कैसे पढ़ेंगे, उनका एजुकेशन का लॉस होता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल रीजंस हैं, दैट इज़ वाई हमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देन अफोर्डेबिलिटी भी एक चीज़ होती है। आप इतनी ज़्यादा फ़ी रख रहे हैं, इतना ज़्यादा चीज़ें हो रहा है, हर स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी इज़ ऑल्सो वन थिंग। एंड देन क्वालिटी, स्टूडेंट को आप इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इफ़ अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो स्टूडेंट तो टाइम की करेंसी में उसको पे कर रहा है, तो टाइम उसका जा रहा है। सो दैट इज़ वाई फ्री इज़ नॉट ऑलवेज फ्री, क्वालिटी हैज़ टू बी देयर। तो ये प्रैक्टिकल रीजंस हैं कि हमें एजुकेशन पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। देर आर इंस्टेंसेस चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड, कंप्यूटर एक्सेस नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, टीवी सेट्स नहीं है, इवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यू हैव गॉट अ सेपरेट रूम ऑफ योर सेल्फ, यू गो एंड स्टडी, बट देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास ऐसा एक पीसफुल कॉर्नर नहीं है जहाँ वो फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर सकें। देर आर सो मेनी डिस्टर्बेंसेस, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे। तो दैट इज़ वाई हमें ऑफलाइन स्कूल्स जल्दी से जल्दी लाने की ज़रूरत है, रीओपन करना पड़ेगा। स्कूल में क्या होता है, एक माहौल होता है, और माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलिब्रेटेड मैनर में लाएं, एड्रेस करें मेनली ऑन एपिडेमोलॉजिकल एविडेंस, बट द पॉइंट इज इन्फेक्शन, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लेना है। सिलेबस कर्टेल करने का सरकार ने ये स्टेप लिया था, बट अगेन वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है एजुकेशन पे। चिल्ड्रन ट्रांसमिट करते हैं कोविड-19। नाउ जो चिल्ड्रन होते हैं ना, ये यंग है तो बॉडी यंग है इनकी, तो इनमें इम्यूनिटी बेटर होगा, बट ये कैरियर बन सकते हैं वायरस के। जितना एडल्ट्स हैं उतना ही ये भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कोरियन, यूएस, डेनमार्क में काफ़ी केस स्टडीज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स आए हैं इससे रिलेटेड। इंडिया में एक और चीज़ होती है कि हम लोग रहते हैं जॉइंट फैमिली में। हमारे यहाँ मल्टी जनरेशन होता है, जैसे बच्चे तो छोटे हैं बट उसके बाद एक मिडिल एज ग्रुप में पेरेंट्स होंगे, देन एल्डर सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं घर पे। तो अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और वो कैरियर बन के आ गए तो वो सबको इन्फेक्ट करेंगे, स्पेशली जो वल्नरेबल हैं, एल्डर पीपल हैं, दे विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो क्लियरली नो अर्ली डेट कैन बी सेट फॉर अ फुल रीओपनिंग। प्रोटोकॉल्स क्लास साइज में, डिस्टेंसिंग में, वेंटिलेशन रूम्स, फेस कवरिंग, इवन ओपन एयर क्लासेस नीड टू बी इवॉल्व्ड। छोटे बच्चे रहते हैं, पेन पेंसिल, सो मेनी थिंग्स दे गेट एंगेज्ड। अब हम उनसे इतना एक्सपेक्ट करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क हमेशा पहन के रखें। स्कूल्स वो जब जाते हैं तो लुक एट ऑटो में, स्कूल बस में कितना ज़्यादा वो ओवर क्राउडेड होता है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना हमें ज़रूरी है, हमें हरी नहीं करनी चाहिए स्कूल रीओपनिंग में। मीनवाइल हमें डेवलप करना चाहिए रिमोट एजुकेशन को, मेजरेबल आउटकम्स लाएं, परस्यू करें, सिंस फ्यूचर डिस्ट्रप्शंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, हो सकता है वर्स भी हो सकती है ये चीज़ें, सो वी नीड टू बी केयरफुल। नाउ दिस इज रूल ऑफ मॉब। मॉब जो होता है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था मोबोक्रेसी, मतलब जो भीड़ है, लोग हैं, नंबर्स हैं, वो जो डिसाइड कर रहे हैं वो हो रहा है। ये जो नंबर्स होते हैं ना, कई बार दे आर नॉट राइट, मॉब इज नॉट राइट। नो, रूल ऑफ मॉब नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लॉ, नियम जो बोल रहा है, कानून जो बोल रहा है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। जब मॉब टेक कंट्रोल, इट इज़ एन इनएक्सक्यूजेबल स्टेट फेलियर। जब मॉब ने अगर चीज़ें अपने हाथ पे ले ली तो मतलब स्टेट फेल हो गया है। No amount of economic and social development can make up for the damage fabric that this lawlessness causes. Mob is not at all good. एक मूवी है ग्लैडिएटर, आर यू एंटरटेन, रोम इज द मॉब, कॉन्जर मैजिक फॉर देम एंड दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। स्टेट के पास कई बार रिसोर्सेज कम होते हैं, पर्सनल एंड कैपेसिटी, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सिविल सोसाइटी भी यहाँ पे स्टेप इन करे। In order for things to improve, change has to be deeper. Civil society as well as the state authority need to join hands. ये rule of mob नहीं होना चाहिए, rule of law होना चाहिए।
Our safety is at stake, and so is our reputation as a civilized society. Then this is more than a crisis, a chance to rebuild robust healthcare. दिस इज अबाउट इनोवेशन. जब भी कोई चैलेंज आ रहा है, क्राइसिस आ रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, हम फोर्स्ड होते हैं इनोवेट करने पे. और इनोवेशन ज़रूरी है टू मैनेज कोविड 19. धारावी का केस आया, काफ़ी क्रिटिकल लग रहा था, बट ये अब एक सक्सेस स्टोरी में बदला. ब्लंट द फोर्स ऑफ कोविड 19 हमने किया. कुछ की स्टेप्स हैं ग्राउंड लेवल पे. दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, यूज इट इन एज अ टेम्पलेट इन आंसर राइटिंग. हम डिसएग्रीगेट करें कोविड 19 ट्रैकिंग मैकेनिज्म को. हम एक सेंट्रलाइज नंबर बता रहे हैं, 10 लाख हो गए, 1 लाख हो गए, लाइक दिस. नो, इसको डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी है. नेशनल लेवल टेबल्स, ग्राफ्स दैट आर अपडेटेड डेली. तो इससे क्या होगा, जो डेटा होगा वो बेटर आंसर देगा. हम यूनिकली पिन पॉइंट कर सकते हैं कहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. जैसे पहले हमने कलर कोडिंग की बात किया था. तो डिसएग्रीगेट करना ज़रूरी है कोविड 19 ट्रैकिंग मैकेनिज्म को. देन एनकरेज करें डीएम. जो डीएम होता है, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनके पास पावर होता है अपने ज़िले में बहुत सारी चीज़ों को संभालने का. तो इनको एम्पावर करना ज़रूरी है. फुल रेंज ऑफ सोशल सपोर्ट स्कीम्स होती हैं. नाउ दे नीड टू एंश्योर कि कोई हंगर, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस नहीं हो. दिस दे नीड टू टेक केयर. देन थर्ड है टेस्टिंग. टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज ये हमें रियलिटी से एड्रेस कराती है. टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में स्केल अप करने की ज़रूरत है ड्रामेटिकली. अब ये कैसे करें, तो क्यों ना हम यूज़ करें साइंस डिपार्टमेंट्स. हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, साइंस डिपार्टमेंट्स हैं, और दे आर इक्विप्ड. उनके पास साइंस लैब भी होती है, हम उनको रोप इन कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी एट टाइम्स रिक्वायर्ड. सो डेवलप दिस हैबिट. देन ये है, इमर्जिंग जो टैलेंट है उसको भी यूटिलाइज करना ज़रूरी है, अदरवाइज टैलेंट वेस्ट हो जाता है. वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड नर्चरिंग एम्बिशंस. यूथ है वो इतना फुल ऑफ एनर्जी है, इतनी एम्बिशियस है वो यूथ. अगर आप उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो तो ये वेस्टेज है, कंट्री का लॉस हो रहा है यहाँ पे. Then this is about epidemic are not to be treated as law and order situation. Now we need to understand, किसी ने नियम तोड़ा, देन वो एक प्रॉब्लम है, बट वो इन जनरल नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से उसे नहीं देखना चाहिए. पुलिस ब्रुटैलिटी जो है ये नीड टू चेक. लॉकडाउन है, विदाउट ऑन डिमांड टेस्टिंग अगर हम करेंगे तो ये लॉकडाउन का कोई यूटिलिटी नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इजी टू एडमिनिस्टर एक्सरसाइज बस है. हाश है, मल्टीपल कोलेट्रल डैमेज होते हैं कम्युनिटी में और इकोनॉमिक लेवल में. कितने सारे एमएसएमईज हैं, कितने सारे स्मॉल रिटेलर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वो पुश्ड हो गए हैं इनटू दिस पॉवर्टी. देन चांस फॉर बायोटेक, अगेन इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमें बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. हम कोऑर्डिनेट करें इसको, और बायोटेक और बायो फार्माक्यूटिकल एंटरप्राइज इसको Y2K टाइप सिचुएशन समझे. जब 2000 में आ रहा था कि कंप्यूटर सब बंद हो जाएंगे, तो उस क्राइसिस के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन निकालें. देन अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट हुआ है तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे मेजर्स लें कि पॉजिटिव डायग्नोसिस रिपोर्ट के साथ साथ हम उन्हें से ऑक्सीमीटर दें, प्रॉपर उन्हें कॉलिंग एंड दिस मेंटल इमोशनल सारा सपोर्ट सिस्टम दें, गाइड करें, इंश्योर करें कि वो ऑक्सीजनेटेड इक्विप्ड बेड्स में रहे एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. तो दैट इज़ वाई इससे क्या होगा, डिस्ट्रेस नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा वहाँ पे. देन ये ज़रूरी है क्रिटिकल एंगेजमेंट रहे फार्मा और बायोटेक का. हम अफोर्डेबल एंटीवायरल ड्रग्स बनाएं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएं, प्राइवेटाइजेशन, दैट इज़ अनदर टॉपिक. सो यहाँ इतना हमें ज़रूरी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. सो द होल आइडिया इज़ कि हम कोविड 19 जो है इसको क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की तरीके से देखें, और यंग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनको हम ग्रूम करें और इनको यहाँ पे सेग्रीगेट, डिसएग्रीगेट करें, एम्पावर करें, और इनोवेटिव इमेजिनेशंस यहाँ पे लाए, तभी इस जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आएगा. तो दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब ये अगला आर्टिकल है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे. बिग रिफॉर्म्स ऑन द रॉन्ग ट्रैक. हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे अ कपल ऑफ डेज बैक एडिटोरियल देखा था, उसमें गवर्नमेंट का स्टैंड देखा था. इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी हैं. इस टॉपिक को अभी लेट्स वेट फॉर सम टाइम, इसमें और क्लैरिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें अभी एम्बिगुअस है. देन कम्युनिटी कैंटीन, ये जो है प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, क्रिएट जॉब एंड हेल्प सेव फिजिकल रिसोर्सेज. ये कम्युनिटी कैंटीन्स बहुत यूज़फुल होते हैं
फूड के कारण, स्टारवेशन के कारण देयर शुड बी नो डेथ। इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट में ये गुड टैक्स सिस्टम, ये जो टैक्स होता है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। राजा जो पुराने ज़माने में होते थे, एंशियंट इंडिया में हमने पढ़ा, वो भी लगाते थे कर, राज कर। ये राजा होते थे, ये कर लगाते थे, तो दैट इज टैक्सेशन सिस्टम होता था। तो इक्विटी होना ज़रूरी होता है यहाँ पे। ये होना चाहिए एबिलिटी टू पे। एक रिच है वो ज़्यादा टैक्स दे सकता है, एक गरीब है वो कम टैक्स दे पाएगा। तो इक्वालिटी नहीं कि सबको बराबर टैक्स लगा दिया, इक्विटी होना ज़रूरी होता है, सर्टेनिटी होना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है कि सबको टैक्स लायबिलिटी पता है, मुझे ये काम करना है। सर्टेनिटी इन डिसीजंस। इकोनॉमी जो होती है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी लो। ऐसा नहीं कि 100 रुपये कलेक्ट करने के लिए आपको 1,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होना चाहिए, शुड हैव स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। कन्वीनियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टैक्स भरना एक बहुत टीडियस एक्सरसाइज हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम सोसाइटी में इक्विटी की तरफ बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल एक मल्टी मिलियनर बिलियनर है, वहाँ से पैसा नीचे ऐसे सर परकुलेट हो रहा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है वेल्थ का, फ्रॉम रिच टू पुअर। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो। और नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि हम, कोई अमीर बनना चाहता है, सही रीज़न से बन रहा है, सही तरीक़ों से बन रहा है, तो हम उसको डिस्करेज नहीं करें। वेल्थ क्रिएटर्स जो होते हैं, वेल्थ जनरेटर्स होते हैं, उनको डिस्करेज नहीं करना है वर्क या इन्वेस्टमेंट से। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेड डाउन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये टाइप्स ऑफ टैक्सेशन हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो टैक्स भर रहा है और जहाँ पे लगा है दोनों सेम है। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन एंड दिस कैपिटल एक्विजिशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये पहले होते थे, फिर इंडिया में जीएसटी आ गया, वैट, एक्साइज, कस्टम एंड स्टैम्प ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनका एडवांटेज होता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे होते हैं, सर्टेनिटी होती है इकोनॉमी में। सो ये एडवांटेज है डायरेक्ट टैक्स का। जैसे इनकम टैक्स है, सर्टेनिटी है, इक्विटी है। आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो कम टैक्स है, 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स है। कन्वीनियंट होता है टैक्स पेयर में, और ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी होता है, तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, ये डिस्करेज कर रहा है वर्क पे, कि कोई बहुत अमीर हो गया तो उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, 30% देना पड़ रहा है, तो वो डिस्करेज हो रहा है अपनी वेल्थ बताने से। एब्सेंटिज्म आता है, प्रॉब्लम होती है, टैक्स इवेजन आता है, डिस्करेज होता है इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं डायरेक्ट टैक्स के। इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम होता है। जैसे आपने 18% किसी पे जीएसटी लगा दिया, अब नो डाउट कौन उसको खरीद रहा है, किधर सेल हो रहा है, एनीथिंग, सरकार को 18% टैक्स आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ईजी हो गया। ईजियर टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक सभी पे हमने एक वन सब सॉल्यूशन सब पे फिट कर दिया है, तो वो इजी हो गया है पब्लिक से पैसे लेना। जैसे पेट्रोल है, अगर आप करोड़पति हो तब भी आप उतने रुपए का पेट्रोल खरीदोगे, इफ़ यू आर पुअर तब भी आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी पे करना है, तो एक्सट्रैक्ट इजी हो गया। ये डिस्करेज नहीं कर रहा है वर्क को, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर डिफ्लेशन होता है, ये इक्विटेबल नहीं है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ 10 करोड़ पर मंथ वाला एंड दिस 1,000 रुपये पर मंथ वाला, दोनों बाय कर रहे हैं पेट्रोल सेम 80 रुपया लीटर, तो ये इक्विटेबल नहीं है। हार्ड टू प्रिडिक्ट इल्ड होता है एजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुड टैक्स सिस्टम में होनी चाहिए। ये टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये क्विज है। यहाँ पहले बात करते हैं मनी बिल का, ये इंपॉर्टेंट है मनी बिल। मनी बिल जो होता है ये सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा, सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, लोकसभा उसको फिर भी पास कर सकती है, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, एज इट पॉसिबल लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, क्या ऐसा होगा। लोकसभा सेंड करेगी बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, या फिर प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा कि जॉइंट सिटिंग लाइए आप बिल के लिए। तो मनी बिल में जब डिसएग्रीमेंट हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में तो क्या होता है, ट्राई टू आंसर। फिर ये बात है अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये वन है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द लोकसभा, स्पीक इन द लोकसभा एंड वोट इन द लोकसभा। 1 2 3 एंड 4। तो इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, अटॉर्नी जनरल। इस पे भी हमने आंसर राइटिंग किया था, इट्स इन ईजी आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं है, कुछ स्टेशनरी बॉडीज हैं,
तो इनमें से किन बॉडीज़ का मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये पहला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है प्लानिंग कमीशन, तीसरा है जोनल। तो ट्राई टू आंसर किसका मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ एनी फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। अब इंटरनेशनल ट्रीटी बनाना है तो जो पार्लियामेंट है वो किसी भी चीज़ पे बना सकती है। आंसर कंसेंट स्टेट्स का ज़रूरी होगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का ज़रूरी होगा, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। जैसे वेस्ट बंगाल पे कुछ बनाना है तो क्या वेस्ट बंगाल स्टेट का ही पूछना पड़ेगा? विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। सो व्हाट इज द राइट आंसर? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है ये। गवर्नेंस में फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, या फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। हम एक वर्ड बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। गवर्नेंस का क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दिस आंसर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नंबर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। पॉलिटी के कुछ है प्रीवियस ईयर, दे आर वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्चुअली, दे आर वेरी गुड। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। ये टाइप्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ा आज हमने। फिर हमने पढ़ा रिफॉर्म्स, कम्युनिटी कैंटीन, ये बहुत अच्छा एडिटोरियल था, लीड आर्टिकल। रूल ऑफ मॉब नहीं, रोम इज द मॉब, नो, रूल ऑफ मॉब नहीं है। देन यहाँ पे बात है दिस स्कूल्स ओपन करना है नहीं करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। न्यू ई कॉमर्स रूल, ये ऑनगोइंग टॉपिक है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। देन यूएस स्ट्राइक ग्रुप, ये T90 माइन का। देन ईरान रेलवे, क्वाइट डिप्लोमेसी, अननेसेसरी जिंगोइज्म एंड दिस सेंसेशनलिज्म से कोई फायदा नहीं होता है, क्वाइट डिप्लोमेसी। देन दिस इज ग्लोबल शिफ्ट है, अलायंस सिस्टम। ये रफाल फाइटर जेट है, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन रफाल फाइटर जेट, नो अबाउट दिस एयरक्राफ्ट एज मच एज यू कैन, फाइटर जेट। देन जॉइंट सिटिंग क्या होता है, शॉर्ट नोट बनाना है। पोस्टल बैलेट है, फ्लड एंड फॉर सस्टेनेंस है, यूके वैक्सीन है। सो दीज आर क्वेश्चंस। और एक ये भी है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एज द वर्ड रीबैलेंसेस, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जयशंकर साहब का स्पीच भी देखना, हाउ शुड इंडिया कैपिटलाइज। और फिर ये ब्रिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है। थिंग्स आई कैन कंट्रोल, फोकस ऑन दिस थिंग, योर वर्ड्स, योर एक्शंस, योर आइडियाज, योर प्ले, योर एफर्ट, योर मिस्टेक्स एंड योर बिहेवियर, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, परसीव करें, यूज करें, अंडरस्टैंड, मैनेज करें इमोशंस अपने भी एंड अदर्स। सो दिस इज 21st of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.